मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी आसमान। दोस्तों, म्यूजिक हमेशा से ही हमारे विकास का गवाह रहा है। इतिहास के पन्नों में ऐसे बहुत से म्यूजिक दर्ज हैं जो परफॉर्मेंस के साथ रिकॉर्ड भी किए गए, लेकिन आज उनकी एक भी कॉपी मौजूद नहीं है। और यहाँ तक कि बहुत से लोग शायद इन हिस्टोरिकल मोमेंट्स के बारे में जानते भी नहीं हैं। तो दोस्तों, आज के दिन मैं बबीता जैन बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बता रही हूँ जो है तो 19वीं सदी की, लेकिन उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। फ्रेंड्स, आज ही के दिन 1888 में पहली म्यूजिकल रिकॉर्डिंग की गई थी, जिसमें जॉर्ज हैंडल के लिखे हुए ओरेटरीज दी मसीहा के इज़राइल इन इजिप्ट पर परफॉर्म किया गया था। जॉर्ज हैंडल ने इज़राइल इन इजिप्ट को बाइबल के कुछ हिस्सों की मदद से कंपोज किया था, खासतौर पर उन हिस्सों से जहां लोग राजा से परेशान हैं और मसीहा को याद करते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। 1888 में हुई इस रिकॉर्डिंग को क्लासिकल म्यूजिक की पहली रिकॉर्डिंग भी माना जाता है। इसके अलावा ये पहली फील्ड रिकॉर्डिंग भी है जिसे स्टूडियो के बाहर लाइव रिकॉर्ड किया गया हो। ये परफॉर्मेंस 3016 लोगों के ग्रुप ने की थी। लंदन में हुई ये विश्व की पहली ऐसी परफॉर्मेंस थी जिसे पैराफिन सिलेंडर की मदद से रिकॉर्ड किया गया था। ये रिकॉर्डिंग जाने माने साइंटिस्ट एडिसन के फॉरेन सेल्स एजेंट द्वारा रिकॉर्ड की गई थी। रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल किए गए पैराफिन सिलेंडर का निर्माण एडिसन ने ही किया था, जिसमें मोमबत्ती की वैक्स को यूज किया गया था। ये इंस्ट्रूमेंट एडिसन ने साउंड को प्रोड्यूस करने और रिकॉर्ड करने के मकसद से ही बनाया था, जो कि देखने में एक बक्से के ऊपर लगे लाउड स्पीकर के ढांचे की तरह लगता था। इसके बाद साउंड रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल बढ़ने लगा और 1957 से विनाइल डिस्क पर रिकॉर्डिंग करने का दौर शुरू हुआ। ये डिस्क आपने कई बार फिल्मों में भी देखी होगी और साइंस के डेवलपमेंट से आज 21वीं सदी में एक से बढ़कर एक रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट बनाए जा चुके हैं, जो गाने वालों की आवाज को कई गुना सुंदर बनाकर हमारे सामने पेश कर देते हैं। दोस्तों, आज के दिन को नेशनल स्टैटिस्टिकल डे के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन एक ऐसी शख्सियत का जन्मदिन होता है जिन्होंने देश में स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत की और देश को डेवलपमेंट की दौड़ में शामिल कर दिया। हमारे देश में लार्ज स्केल सैंपल सर्वे की शुरुआत करने का श्रेय जाता है महान फिजिसिस्ट प्रशांत चंद्र महालनोबिस को। इन्हें मुख्य रूप से महालनोबिस डिस्टेंस के लिए जाना जाता है। इस टेक्निक का इस्तेमाल एंथ्रोपोलॉजी के फील्ड में किया जाता है। इसके अलावा एग्जाम रिजल्ट्स की मेजरमेंट में भी ये काफी हेल्पफुल होती है। दोस्तों, इन्होंने न सिर्फ स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट को जन्म दिया, बल्कि देश के पहले स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की। देश के विकास और साइंस में इनकी सर्विसेज को देखते हुए ही इनके जन्मदिन को नेशनल स्टैटिस्टिकल डे के रूप में मनाया जाता है। महालनोबिस का जन्म 29 जून 1893 को एक बांग्ला फैमिली में हुआ था।
विक्रमपुर आज बांग्लादेश में है। इनके दादाजी ब्रह्म समाज के सदस्य थे, इसलिए महालनोबिस की स्कूलिंग इसी सोसाइटी के इसी समाज के स्कूल में हुई थी। इसके बाद फिजिक्स ऑनर्स के साथ 1912 में कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया और 1913 में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से आगे की पढ़ाई के लिए ये इंग्लैंड चले गए। लेकिन इसी दौरान इनकी ट्रेन मिस हो गई और फिर ये उस रात अपने मित्र चैपल के साथ ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किंग्स कॉलेज में रुके। फिर रात भर दोस्तों के बीच काफी बातें हुई और चैपल के दोस्त ने महालनोबिस को किंग्स कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कहा। महालनोबिस ने उनकी बात मान ली और काफी कोशिशों के बाद उन्हें यहाँ दाखिला मिल ही गया। महालनोबिस पढ़ाई में शुरू से ही अव्वल थे और उनके शौक भी कुछ हम जैसे ही थे। इन्हें एक जगह से दूसरी जगह और एक देश से दूसरे देश की यात्रा करना बहुत पसंद था। और दोस्तों, इनका दूसरा शौक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इन्हें नदी में नाव चलाना काफी अच्छा लगता था। महालनोबिस कॉलेज में टॉप स्टूडेंट्स में गिने जाते थे। इसी बीच इनकी मुलाकात भारत के जीनियस मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन से भी हुई, जिनसे मिलकर महालनोबिस ने गणित की कई बारीकियां सीखी। कुछ सालों बाद कॉलेज लाइफ खत्म हुई और अब इन्होंने CTR विल्सन के साथ कैवेंडिश लैब में काम करना शुरू कर दिया। इसी दौरान कुछ समय के लिए प्रशांत भारत आए और आते ही इन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। इस कॉलेज में महालनोबिस ने फिजिक्स की क्लासेस भी ली, लेकिन छुट्टियां खत्म होने के बाद ये वापस इंग्लैंड चले गए। और दोस्तों, यहाँ महालनोबिस ने स्टैटिस्टिक्स का एक जर्नल पढ़ा। इसे पढ़ने के बाद उन्होंने इसका पूरा सेट खरीदा और वापस भारत लौट आए। अब इनका एक ही लक्ष्य था, भारत में स्टैटिस्टिक्स की वैल्यूज का इस्तेमाल करना और इसकी मदद से भारत को लाभ पहुंचाना। स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हुए महालनोबिस ने मीटियोरोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। इन्हीं सब के बीच महालनोबिस मिले निर्मल कुमारी से और फिर इन्हीं से शादी की। हालांकि इनके पिताजी इस शादी से खुश नहीं थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज में इन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर स्टैटिस्टिकल लेबोरेटरी की शुरुआत की। ये लैब इन्हीं के कमरे से शुरू की गई थी। इस लैब की वैल्यूज को देखते हुए ही 28 अप्रैल 1932 में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के नाम से फॉर्मली रजिस्टर कर दिया गया। इस छोटे से कमरे से शुरू हुई ये लैब रजिस्टर होने के बाद कॉलेज के फिजिक्स डिपार्टमेंट में शिफ्ट की गई, जिसके एक साल का खर्च मात्र 238 रुपए आया था। हर डिपार्टमेंट के लोग अब स्टैटिस्टिक्स को समझने लगे थे और इसलिए लैब को आगे बढ़ाने में सभी ने कंट्रीब्यूट करना शुरू किया। लेकिन सबसे ज्यादा हेल्प यहीं से ट्रेंड हुए पीताम्बर पंत ने की। पीताम्बर जवाहरलाल नेहरू के सचिव थे। 1933 में महालनोबिस ने बायोमेट्रिका की तर्ज पर ही संख्या नाम के एक जर्नल की शुरुआत की। इसके फर्स्ट एडिशन में बायोमेट्रिका की कुछ लाइनों को भी शामिल किया गया था। दोस्तों, महालनोबिस के द्वारा बनाई गई टेक्निक्स की तारीफ हर बड़े इकोनॉमिस्ट और फिजिसिस्ट ने की और कहा कि इतने एक्यूरेट रिजल्ट्स तो यूएस जैसे देश में भी नहीं निकाले गए हैं। लार्ज स्केल सर्वे का डेवलपमेंट इनकी सबसे बड़ी देन है। उसी की वजह से आज एग्रीकल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, मीटियोरोलॉजी, पब्लिक ओपिनियन और हर तरह के सर्वे के रिजल्ट्स इतने एक्यूरेट और जल्दी आ पाते हैं। साइंस और सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए सिविलियन अवार्ड, पद्म विभूषण और दूसरे अवार्डों से भी नवाजा गया। महालनोबिस के योगदानों की कहानी इतनी लंबी है कि उसे बताने में 3 से 4 एपिसोड भी कम पड़ जाएंगे। इसीलिए उनके कंट्रीब्यूशन को सैल्यूट करते हुए अब आज की अगली पर्सनैलिटी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आज ही के दिन जन्म हुआ था देश की सेवा में अपना पूरा जीवन बिता देने वाले पद्मनाभा कृष्ण गोपाल अयंगर का।
अयंगर एक महान न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे जिन्होंने इंडियन न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट में मुख्य भूमिका निभाई। अयंगर देश की दो बड़ी संस्थाओं एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के हेड रहे थे। I started my life with neutron scattering, neutron diffraction, neutron inelastic scattering. I spent 18 months at Chalk River in 1956 to 58. We did some pioneering work on. And then of course in 1968 we got interested. In fact, we went on a mission to Soviet Union where we were excited by looking at the pulse reactor at Dubno. That is the time when you can get pulses of neutrons from making the supercritical for a short time. That is where our interest in, my interest, personal interest in this fission energy started off. भारत और यूएस के बीच हुए सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और इस डील को यूएस के लिए फायदेमंद बताया। 1952 में अयंगर ने एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ज्वाइन किया और फिर 1956 में अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए वो कनाडा चले गए। यहाँ इन्होंने फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार विजेता बर्ट्रम नेविल ब्रॉकहाउस के अंडर में ट्रेनिंग ली, जिसके बाद जर्मेनियम की लैटिस डायनामिक्स की महत्वपूर्ण रिसर्च में कंट्रीब्यूट किया। कनाडा से वापस आकर अयंगर देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम करने लग गए और 1960 में देशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पूर्णिमा रिएक्टर का डिजाइन तैयार किया। इस रिएक्टर को 18 मई 1972 में शुरू किया गया। अयंगर को देश की पहली न्यूक्लियर डिवाइस के विकास में शामिल सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से गिना जाता है। ये पहली डिवाइस थी स्माइलिंग बुद्धा प्रोजेक्ट। ये 18 मई 1974 में पोखरण में किया गया देश का पहला परमाणु परीक्षण था, जिसके सफल परीक्षण के लिए ही इन्हें 1974 का पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया। ये परीक्षण उन्होंने डॉक्टर राजा रमन्ना की मदद से पूरा किया था। दोस्तों, साइंटिस्ट वही होते हैं जो दिल से काम करते हैं, जिन्हें न ही पैसों का लालच होता है और न ही अवार्ड्स की तमन्ना। अब रमन्ना और अयंगर की ये जोड़ी देश के परमाणु कार्यक्रमों की पहचान बन चुकी थी। इन्होंने साथ मिलकर न्यूट्रॉन स्कैटरिंग प्रोग्राम की शुरुआत की और रिएक्टर्स और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज डेवलप करने में युवा वैज्ञानिकों की मदद की। अयंगर को इंडस्ट्री के लिए नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए भी जाना जाता है। इन्होंने मशीनों की स्पीड बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन टेक्निक बनाई, जिसका नाम है ट्रांसफर सेल। लेजर और एक्सेलरेटर्स में नाभिकीय प्रक्रिया को इंट्रोड्यूस करके इन्होंने न सिर्फ फिजिक्स को ही आगे बढ़ाया, बल्कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से लेकर केमिस्ट्री और मटेरियल साइंस को भी डेवलप करने में मदद की, जिस कारण इंदौर में न्यू सेंटर फॉर एडवांस साइंस की नींव रखी गई। 1990 में अयंगर को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का सचिव बनाया गया और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन भी। इनकी लीडरशिप में देश ने कई न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की शुरुआत की, जिसके तहत नरेगा और काकरा पर रिएक्टर्स की शुरुआत हुई। यहाँ से रिटायर होने के बाद भी अयंगर कई सरकारी व गैर सरकारी प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े रहे। ये सिर्फ देश की तरक्की नहीं चाहते थे। अयंगर का मानना था कि जब तक इस देश के ग्रामीण बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अयंगर ने इन बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट को जगाने की कोशिश भी की। अयंगर जैसे लोग ही सही मायनों में देश की तस्वीर होते हैं, जो अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए जीते हैं। आज बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की पूरी टीम इन्हें सलाम करती है। चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी, नौगढ़ विजय गढ़ में थी तपरा, नौगढ़ कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता
दोस्तों, इस गीत को सुनने के बाद आप थोड़ा कंफ्यूज्ड होंगे आज की हमारी अगली पर्सनैलिटी को लेकर, क्योंकि इस गाने को सुनने के बाद कई सारी चीजें जहन में आती हैं। पहली इसके कैरेक्टर को लेकर और दूसरी इस नॉवेल को लेकर। लेकिन आज हम उनके बारे में आपको बता रहे हैं जिन्होंने इस रहस्यमयी उपन्यास को हमारे सामने पेश किया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा के महान लेखक देवकी नंदन खत्री जी के बारे में। इन्हें हिंदी में रहस्यमयी उपन्यासों की शुरुआत करने वाले लेखक के तौर पर भी देखा जाता है। देवकी नंदन ने न सिर्फ हिंदी में लिखा, बल्कि अपनी कलम से लोगों को हिंदी पढ़ने और सीखने के लिए विवश भी कर दिया। बच्चों में इनके नॉवेल्स काफी फेवरेट हुआ करते थे और आज भी हैं। खत्री जी का जन्म 1861 को बिहार के समस्तीपुर में हुआ था। इन्हें हिंदी के पॉपुलर नॉवेलिस्ट की पहली जनरेशन के लेखकों में गिना जाता है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद खत्री जी बनारस आ गए और यहाँ के राजा के महल में काम करने लगे। इस दौरान हिंदी लेखन का इनका कार्य भी साथ में चलता रहा और फिर इन्होंने बनारस में लहरी प्रेस की शुरुआत की। 1898 में सुदर्शन नाम से एक मंथली मैगजीन पब्लिश करना शुरू किया। इस मैगजीन में देवकी नंदन और इनके बेटे दुर्गा प्रसाद के पॉपुलर आर्टिकल पब्लिश होते थे। आजादी के दौरान इनकी प्रेस ने देशभक्तों की काफी मदद की। आज भी ये प्रेस बनारस के रामकटोरा गांव में मौजूद है। हिंदी भाषा से अटूट प्रेम था इन्हें और इसलिए लाहरी बुक डिपो नाम से एक बुक शॉप भी शुरू की, जहां इनके और दूसरे हिंदी लेखकों की किताबों व आर्टिकल का कलेक्शन मिलता था। इनके नॉवेल्स की एक और खास बात ये थी कि ये कभी वन गो में पब्लिश नहीं हुई। ये मंथली मैगजीन में टुकड़ों में ही पढ़ी जाती थी, जिसके कारण लोगों में इसे पढ़ने के लिए क्यूरियोसिटी बनी रहती थी और कोई भी इसे मिस नहीं करना चाहता था। देवकी नंदन ने हिंदी शब्दकोश को अपने उपन्यासों के माध्यम से कई नए शब्द दिए, जिसमें से एक है तिलिस्म। इस शब्द का इस्तेमाल अब ज्यादातर लोग करने लगे हैं। तिलिस्म का मतलब होता है छुपे हुए स्थान। इसके अलावा अय्यार और अय्यारा शब्द भी इनके 2 जासूसी नॉवेल से ही सामने आए। इसका मतलब है मेल और फीमेल स्पाई यानी जासूस। अपनी पूरी जिंदगी देवकी नंदन खत्री ने हिंदी को समर्पित कर दी। आज खत्री जी की अगली पीढ़ी उनकी इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। चंद्रकांता नॉवेल इनका सबसे लोकप्रिय नॉवेल रहा है, जो आज भी लोगों के जहन में है। 1913 में इन्होंने दुनिया से विदा ले ली और अपने पीछे रहस्यमयी उपन्यासों की एक बहुत बड़ी दुनिया छोड़ गए। आज उनके जन्मदिन पर हम सब उन्हें सलाम करते हैं। देश के मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन के सबसे प्यारे और पहले स्टूडेंट हैं पंडित श्याम काने। इनका जन्म आज ही के दिन 1954 में हुआ था। इनका ताल्लुक पंजाब घराने के तबला प्लेयरों से है। तबला बजाने का शौक इन्हें अपने बड़े भाई से मिला, क्योंकि वो भी उस दौरान फर्रुखाबाद घराने के पंडित पंधारी नाथ नागेशकर से तबला सीख रहे थे। लेकिन काने किसी यंग मास्टर से सीखना चाहते थे और इसीलिए इन्होंने जाकिर हुसैन से सिखाने के लिए पूछा। काने की ललक को देखते हुए उस्ताद मना ही नहीं कर पाए और काने को अपनी ही तरह क्रिएटिविटी और क्लैरिटी वाला तबला वादक बनाने की कोशिश करने लगे। काने ने भारत सरकार द्वारा आयोजित फेस्टिवल ऑफ इंडिया में अपनी कला का प्रदर्शन किया और लोगों के दिलों पर छा गए। इसके अलावा इन्होंने कई दूसरे कार्यक्रमों में भी अपने तबले से लोगों को अट्रैक्ट किया है और कई बार तो इन्होंने अपने ही गुरु के साथ भी परफॉर्म किया है। पंडित काने कैलिफोर्निया के अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक और सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी में तबला सिखाते भी थे। तबले में काने के हुनर को देखते हुए 1997 में इन्हें ओहायो आर्ट काउंसिल की फेलोशिप दी गई। पंडित काने को भारत के साथ साथ नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में भी तबला एकम्प्लिशमेंट के लिए जाना जाता है। देश का नाम रोशन करने के लिए आज हमारी पूरी टीम की ओर से हम सब उन्हें हजारों बधाइयाँ देते हैं।
दोस्तों चलते हैं ऐसी ही एक दूसरी शख्सियत के जीवन के सफर पर। इन्हें स्टॉप मोशन लेजेंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो आज की फिल्मों में विजुअल ग्राफिक्स इफेक्ट्स भी शायद सामने नहीं आ पाते। दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों के जीवन में हमेशा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसे ही माँ बाप के एक लौते लाडले बेटे थे रे हैरीहाउज़न। इनका जन्म आज ही के दिन 1920 को लॉस एंजलिस में हुआ था। 1933 में किंग कॉन्ग और 1925 में द लॉस्ट वर्ल्ड जैसी फिल्में देखकर ही इन्होंने तय कर लिया था कि इन्हें कहाँ जाना है। अपने पिता की गैरेज में ही इन्होंने फोटोग्राफी शुरू की और खुद को ही स्टॉप मोशन एनिमेशन के बेसिक्स सिखाना शुरू कर दिया। इस दौरान इन्होंने डायनासोर जैसे फीचर तैयार किए। जब रे 10वीं क्लास में थे तभी इन्हें ओब्रायन से मिलने का मौका मिला। रे ने अपना सारा काम इन्हें दिखाया, जिसे देखकर ओब्रायन हैरान थे कि इस उम्र में जब ये लड़का इस हद तक क्रिएटिव काम कर सकता है तो आने वाले समय में कई ट्रेंड ही बदल सकता है। इसीलिए ओब्रायन ने रे को स्कल्पचर पढ़ने को और फिल्म प्रोडक्शन की क्लासेस लेने के लिए कहा। रे अब दिन में स्कूल जाते और रात में फिल्म प्रोडक्शन की क्लास लेते। अब उनका इंटरेस्ट इस दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा था। इन्हें करियर का पहला ब्रेक भी ओब्रायन ने ही दिया। उन्होंने रे को 1949 में रिलीज हुई माइटी जो यंग में एनिमेशन बनाने के लिए हायर किया था। उनके एनिमेटेड इफेक्ट्स के कारण इस फिल्म को अकेडमी अवार्ड दिया गया। बस इसी सक्सेस ने रे के हौसलों में नए जोश भरना शुरू कर दिया और इसलिए अब रे ने अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू कर दिए। इंडस्ट्री में अब रे को लोकल साइंस फिक्शन टीनेजर के रूप में जाना जाने लगा था। इनकी सभी फीचर फिल्में खास तौर पर कम बजट के लिए जानी जाती थीं, जबकि आज की फिल्मों में करोड़ों और अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं। कई फिल्मों में शहरों की बर्बादी के कॉन्सेप्ट के बाद 1958 से इन्होंने मिथिकल एडवेंचर की तरफ मूव किया और फिर इंडस्ट्री को सिंदबाद की जहाजी यात्रा जैसी कहानियां दी। एक समय था जब कम बजट और लो पेस वाली इनकी डायनामेशन फिल्मों में ऑडियंस काफी ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन 1970 के बाद लोगों का इंटरेस्ट चेंज होने लगा था, क्योंकि अब हॉलीवुड एडवांस ऑप्टिकल और डिजिटल स्पेशल इफेक्ट वाली फिल्में देने लगा था। स्टार वॉर्स और जुरासिक पार्क ऐसी ही कुछ फिल्में थीं, जिनसे रे की स्टॉप मोशन वाली एनालिटिकल मूवीज कम होती गईं। समय की मांग को देखते हुए रे ने अपने आप को थोड़ा बदलने की कोशिश की और 1981 में ग्रीक माइथोलॉजी पर बेस्ड क्लैश ऑफ द टाइटन्स नाम की फिल्म बनाई। ये उनकी पहली फिल्म थी जिसमें इंडस्ट्री के कई स्टार शामिल थे। यही उनकी सबसे ज्यादा बजट वाली फिल्म भी थी और शायद आखिरी फीचर भी। समय और ट्रेंड चेंज हो चुका था। जो काम रे हैरीहाउज़न ने अपने हाथों से किया वही अब कंप्यूटर करने लगा था। 2010 में आई क्लैश ऑफ द टाइटन रे की ओरिजिनल मूवी का डिजिटल रीमेक थी। जॉर्ज लूकस ने रे को स्पेशल विजुअल इंडस्ट्री के लिए ग्रेट इंस्पिरेशन बताया और कहा कि उनके बिना स्टार वॉर्स जैसी फिल्में आ ही नहीं सकती थी। रे हैरीहाउज़न रियल और एनालॉग फीचर के निर्माता थे, तो आज उनकी जगह फेक और डिजिटल टेक्नोलॉजी ने ले ही ली। फिल्मों के इफेक्ट्स आज कितने भी अच्छे हों, लेकिन इन्हें यहाँ तक पहुँचाने का श्रेय हमेशा और हमेशा रे हैरीहाउज़न को ही जाएगा। आज हम सब रे हैरीहाउज़न की सोच और उनके जज्बे को सलाम करते हैं। कुछ की जिंदगी बचपन से ही बेहतर होती है तो कुछ बाद में मुकाम हासिल करते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी ही कहानी थी 1962 में अपनी डांस परफॉर्मेंस से दुनिया पर छा जाने वाली लिटिल ईवा की। चर्च में गाने वाली मामूली सी ईवा को रोशनी में लाए सॉन्ग राइटर टीम में हस्बैंड एंड वाइफ कैरल किंग और जेरी गॉफिन। इन्होंने ईवा को गोद लिया और फिर यहीं से ईवा की जिंदगी में नाम, शोहरत और पैसे की शुरुआत हो गई। किंग और गॉफिन ने द लोकोमोशन लिखा और ईवा को इस गाने का डेमो रिकॉर्ड करने के लिए कहा।
बस इसके रिलीज के बाद ये सॉन्ग पॉप का नंबर 1 बन गया और अंधेरे में रही ईवा स्टार रोशनी में आ गई। You gotta swing your hips now. Come on, baby. Jump up, jump back. Well, I think you got the night. Whoa, whoa. Now that you can do it, let's make a change now. Come on, baby. तो भाई ये थी लिटिल ईवा की कहानी। फिलहाल के लिए ये चुलबुली बबीता आपसे लेती है इजाजत। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।